नमस्कार, मैं केमिस्ट्री पॉइंट के प्रदीप सर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द बेस्ट केमिस्ट्री पॉइंट बाय प्रदीप सर में। सर, हमने पिछले क्लास के लेक्चर में पढ़े थे पार्ट नंबर 4। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट नंबर 5 और इस पार्ट नंबर 5 में आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव फिर से कवर करेंगे। यानी पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक आपको बता दिए थे टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 40, यानी टोटल पार्ट मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किए थे। नेक्स्ट आज के इस पार्ट नंबर 5 में आज हम लोग फिर से 10 ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो आज पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 5 तक टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगा आपका 50। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेकर करके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका कहता है क्या, थोड़ा ध्यान से समझ करके इसका आप लोग आंसर आप लोग बताइए। अगर आप 11th क्लास वाले भी बच्चे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 11th क्लास में भी आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि जो मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर पढ़ा रहे थे 11th में, मोल कॉन्सेप्ट में जो चैप्टर 11th में पढ़ाए थे उसमें आपको नॉर्मलता के बारे में बताए थे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप 11th क्लास वाले भी बच्चे अगर जुड़े हैं तो 11th क्लास वाले भी बच्चे इसका कमेंट में आप लोग करके बताइए कि नॉर्मलता का इकाई क्या होता है। चलिए सर, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख करके आप लोग फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए कि नॉर्मलता का इकाई क्या होता है। नॉर्मलता का इकाई क्या होगा, नॉर्मलता का इकाई क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास यानी क्लास में आपको पूरा डिटेल से बताए थे बुआ। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मलता की दुनिया में कहता है क्या कि नॉर्मलता का इकाई है। नॉर्मलता का इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है मोल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है मोल पेट लीटर, या पेट नहीं होगा मोल पर लीटर, और सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1 नंबर क्वेश्चन यानी नॉर्मलता का इकाई क्या होता है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया सर कि नॉर्मलता का जो इकाई होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी नॉर्मलता का इकाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कहने का मतलब कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। आप बिल्कुल याद रखिए कि जो नॉर्मलता होता है इस नॉर्मलता का इकाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले आप 2 पढ़िए और इसका कमेंट मतलब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी करके बताइए कि क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसे कहते हैं। बोलो, वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन नंबर डी सर्टिकल टेम्परेचर। बताओ ये ऑप्शन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है सर कि वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसका हिंदी होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी होगा। याद रखिए, वह ताप जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उससे बताओ हम लोग कौन नाम से जानते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का इकाई है, इसका इकाई क्या होता है? आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए है केल्विन केजी मोल इनवर्स,
ऑप्शन नंबर बी है केल्विन मोल केजी इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी है केजी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किलो मोल केजी इनवर्स। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है सर कि क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का इकाई होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर फर्स्ट होगा, यानी ए केल्विन केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, कास्टिक पोटास का अम्लीयता है, कास्टिक पोटास का अम्लीयता क्या होता है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि कास्टिक पोटास का अम्लीयता कितना होता है। कहाँ है पेन? कास्टिक पोटास का अम्लीयता कितना होता है, आप लोग कमेंट में जल्दी करके बताएगा बाबू कि कास्टिक पोटास का अम्लीयता कितना होता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कशन करके बताएंगे कि कास्टिक पोटास का अम्लीयता क्या होता है। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है कि सर कास्टिक पोटास का अम्लीयता होता है 1। कैसे 1 होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। कास्टिक पोटास कहता है तो कास्टिक पोटास कहने का मतलब क्या, कास्टिक पोटास जिसका फार्मूला होता है KOH, बताओ ये KOH एक मतलब इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कास्टिक पोटास। और जो कास्टिक पोटास होता है उस कास्टिक पोटास का अम्लीयता पहचान करने के लिए आपको पिछले क्लास में बताए थे सर, बताए थे कि अगर जिस भी किसी कंपाउंड के अंत में OH रहता है उसको समझते हैं क्षार, और जो क्षार होता है उसका हम लोग निकालते हैं अम्लीयता। देखिए इस KOH यानी कास्टिक पोटास का फार्मूला KOH है, तो इसके नाम के अंत में देखिए OH की संख्या कितना है। तो कास्टिक पोटास के नाम के अंत में OH की संख्या 1 है, इसलिए इसका अम्लीयता कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब कि कास्टिक पोटास, जो कास्टिक पोटास होता है, इस कास्टिक पोटास का अम्लीयता बोलो कितना होगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि K3 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बताओ आप लोग को बताए थे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं सर, तो थोड़ा सा पहले आप लोग कमेंट में करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कि K3 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, फिर आगे हम आपको इसका डिस्कशन करके बताएंगे। इसको ट्रिक से भी बताए थे सर कि यहाँ पर Cn की संख्या 6 गो और पोटेशियम की संख्या 3 गो, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो बताओ कितना होगा 3, यानी K3 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3। आंसर अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कशन करके चेक करते हैं, मतलब डिस्कशन करके देखते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे 3 आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है K3, तो बताओ आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 3 है तो लिखेंगे 3। अब बताओ 3 करेंगे गुना, और आपको पिछले क्लास यानी क्लास में बताया गया था कि एक पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 1, तो एक पोटेशियम का 1, लेकिन क्वेश्चन में पोटेशियम की संख्या 3 है, इसलिए लिख देंगे 3 गुना 1, फिर करेंगे प्लस। बताओ किसका कार्य है छोटू, तो कार्य Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए तो आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जिस भी किसी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा जाए उसको हमेशा
मानना होगा यक्स। देखो तो यहाँ पर कह रहा है Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो Fe के ऑक्सीकरण संख्या को मान लेते हैं यक्स, फिर करेंगे प्लस, बोलो Fe के बाद है Cn, तो Cn की संख्या 6 गो, तो लिखेंगे 6 गुना और Cn, तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर यानी आपको बताए थे होता है -1, और Cn के आगे कुछ नहीं तो बताओ बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका राइट आंसर। बताओ 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस x प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 बराबर होगा 0। बताओ -6 में +3 जाएगा तो आ जाएगा x -3 बराबर 0, माइनस में होने जाएगा तो प्लस में आ जाएगा यानी 3। अब बताइए x किसको माने थे सर, तो x माने थे Fe को, तो x के जगह पर रखेंगे Fe और Fe बराबर 3, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 3, यानी याद रखिए K3FeCN के होल 6 में Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होगा 3। आप इसको बिल्कुल याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर बोलो क्या होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें कह रहा है क्या कि PtCl4 के ऊपर देल है 2-, इसमें Pt का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। चलिए पहले आप लोग कमेंट में करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। पहले आप बताइए, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ बाबू कि PtCl4 के ऊपर 2- में Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया कि PtCl4 में जो Pt का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है 2। आइए सर अब समझते हैं कि PtCl4 में Pt का ऑक्सीकरण संख्या 2 कैसे होता है। थोड़ा गौर से और ध्यान से समझिए, ये सब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब आपको पूरा डिटेल से बता दिए बुआ। थोड़ा सा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं थोड़ा सा पहले इसको ध्यान से समझिएगा कि PtCl4 के ऊपर 2- में Pt का ऑक्सीकरण संख्या कैसे +2 होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। आओ देखो कह रहा है Pt का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए, तो अभी आपको बता रहे थे कि जिस भी किसी का ऑक्सीकरण संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसको ऑक्सीकरण संख्या, उसका ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा मानते हैं x। तो बताओ यहाँ पे कह रहा है Pt, तो देखो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है PtCl4 और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है 2-, यहाँ पर आप 2- देख रहे होंगे। इसमें कह रहा है Pt, तो सबसे पहले Pt लिखा है तो Pt को मान लेते हैं x, फिर करेंगे प्लस, बोलो यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर Cl की संख्या 4 है तो लिखेंगे 4 गुना और क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अब अभी आपको क्लास में बताए थे कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस, तब उसके बराबर में हम लोग करते थे 0। यानी कहने का मतलब क्या कि जब स्क्वायर ब्रैकेट आपका उदासीन होता था तो उस कंडीशन में हम लोग करते थे 0 सर। लेकिन कहता इस क्वेश्चन में क्या कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2- है, तो जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस रहे या स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस रहे, तो जितना माइनस रहेगा या जितना प्लस रहेगा बराबर में उतना माइनस या उतना प्लस करना है। तो बताओ इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है 2-, इसलिए बराबर में कर देंगे -2। अब कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखेगा समझेगा ध्यान से, यहाँ पर x है तो लिखेंगे x, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, अब बराबर हो जाएगा -2।
यानी x बराबर -2, आई माइनस होने जाके हो जाएगा +4, यानी x बराबर घटेगा। बताओ -2 में +4 जाएगा तो घट करके बताओ कितना हो जाएगा +2, यानी x बराबर आ गया +2। इसलिए PtCl4 के ऊपर 2 माइनस में Pt का ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ऑक्सीकरण संख्या बोलो कितना होगा +2, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग याद रखिए क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, ये देखो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। 7 नंबर कहता है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उपसा संयोजन संख्या क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उपसा संयोजन संख्या क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताओ कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का उपसा संयोजन संख्या कितना होता है। जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। चलो कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। बताओ, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया सर कि सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम होता है, इस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, यानी याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी, यानी 4। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, तो सबको जब सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताए होंगे कि सीजियम क्लोराइड के बनावट का संक्षिप्त वर्णन करें। तो संक्षिप्त वर्णन में ही आपको बताए थे कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कितना होता है उपसा संयोजन संख्या। सीजियम क्लोराइड में बोलो सीजियम का उपसा संयोजन संख्या क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड में ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 2। चलो कमेंट करके बताओ कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना 8। बहुत बढ़िया, यानी याद रखिए जो सीजियम क्लोराइड होता है, इस सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए, यानी कितना, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 देखो कह रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है यानी HCl, इस यानी HCl में सोडियम का उपसा संयोजन संख्या है। कमेंट करो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। ये सब आपका सॉलिड स्टेट का प्रश्न है बुआ। सॉलिड स्टेट में ही पूरा डिटेल से आपको बताए थे कि कौन सोडियम, मतलब सोडियम कितना क्लोरीन से घिरा होता है और क्लोरीन कितना सोडियम के द्वारा घिरा होता है। याद रखना, सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है, इस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी क्लास में आपको बताए थे कि एक सोडियम 6 क्लोरीन के द्वारा घिरा होता है। ठीक उसी तरह से एक क्लोरीन 6 सोडियम के द्वारा घिरा होता है, इसलिए सोडियम और क्लोरीन दोनों 6 के द्वारा घिरा होता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना होगा बुआ 6, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बोलो क्या होगा 6। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या, लास्ट क्वेश्चन आप देखिए और उसका राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में जल्दी करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका सॉलिड स्टेट का है। हीरा में कार्बन का संकरण है। हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो हीरा में बताए थे कि हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अपरूप है सर, और बताए थे कि हीरा में एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है। बताओ, तो आप जल्दी कमेंट करके बताओ
इतना हिंट कर दिए कि एक कार्बन से 4 कार्बन और ग्रेफाइट एक कार्बन से 3 कार्बन, तो बोलो हीरा में कार्बन का संकरण क्या होगा? बहुत बढ़िया, हीरा में कार्बन का संकरण होता है sp3। कैसे? आओ, हीरा में जो कार्बन होता है वो एक कार्बन से जुड़ता है 4 कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन। बोलो, अब बताए थे कि जब कार्बन परमाणु के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड होता है, देखो ये कार्बन तई कार्बन से ऊपर भी जुड़ा हुआ कार्बन, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी, यानी इसमें सब जगह, टोटल सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो जब कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या बताए थे? sp3। यानी हीरा में कार्बन का संकरण बताओ क्या होता है? sp3। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ए, sp3। ये 10 क्वेश्चन की कहानी आपका समाप्त हो गया बुआ। अगला हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6। लेकिन पार्ट नंबर 6 पढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का सीरीज नहीं देखते हैं सर, तो पहला आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का सीरीज देखना होगा। जब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज नहीं देखेंगे तब तक आगे हम लोग अगला पार्ट का जो वीडियो आएगा वो वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वो पहला पार्ट पर ही आधारित होता है। इसलिए अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पार्ट नंबर 6, अगला पार्ट नंबर 6 जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाए थे, अगला पार्ट नंबर 6 आएगा, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 50, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगा 60। चलिए तो फिर ज़्यादा समय ना लेकर करके आगे की बात अगले क्लास में।